नमस्कार, मैं हूं शिवानी और रंगमंच आजकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राकेश बेदी एक ऐसे कलाकार हैं जो सिनेमा और टेलीविज़न में जब भी काम करते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं, लेकिन उनका पहला प्यार आज भी रंगमंच ही है। यही वजह है कि ये कलाकार टीवी और फिल्म की व्यस्तता के बावजूद रंगमंच पर भी लगातार सक्रिय है। आजकल उनके द्वारा अभिनीत नाटक मसाज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली के श्रीराम सेंटर ऑडिटोरियम में मित्र कल्चर सोसाइटी ने एक थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें राकेश बेदी के नाटक मसाज का भी मंचन किया गया। हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। मैंने भी झूठ बोल दिया। मैंने कहा सब कितनी बार तो मिला होगा पार्टी वार्टी में। अच्छा याद नहीं आ रहा, पर जगह याद बिठानी लगती है। क्या नाम क्या है तेरा? मैंने कहा सर आई एम हरप्रीत सिंह फ्रॉम पटियाला। अरे यार मैं भी पटियाले को। अच्छा अच्छा वेरी गुड। पता नहीं स्माइल बड़ी प्यारी है हरप्रीत। आई लव यू स्माइल। तेरा नाम तो हैप्पी होना चाहिए। आई लव यू स्माइल। या मेरे कैबिन में जाकर बैठो, मैं जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। कमाल है, किसी का टॉयलेट जाना और किसी के तकदीर का बनना शुरू होना एक ही पल में कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ साहब हुआ। मैं गया कोहली साहब के कैबिन में, जाके खड़ा हुआ, फिर याद आया सर ने कहा था बैठो, तो मैं बैठ गया। सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर का ये नाटक हास्य और व्यंग से भरपूर है, जिसमें एक आम आदमी एक छोटे शहर या कस्बे से मुंबई जैसे बड़े महानगर में एक सफल एक्टर बनने का ख्वाब लेकर आता है। उसके लिए उसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इन सब बातों को हास्य और व्यंग के माध्यम से श्री विजय तेंदुलकर ने बखूबी उभारा है। और राकेश बेदी तो हास्य और व्यंग में एक्सपर्ट हैं ही। गुड मॉर्निंग सर, आई एम हियर सर। हैप्पी आ गया यार तू। मेरे हैप्पी वीडियो फोन जो लाके 9:30 बजे आ गया। मेरे हैप्पी मिंदर कोई हैप्पी नाम का मुंडा आया है, इसको काम समझाओ। मिंदर नाम का आदमी आया, मुझे कोने में ले गया और मुझे काम समझा दिया। ये साहब मेरी नियुक्ति होगी कोहली साहब के चौथे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। मैं बन गया मशहूर मारूफ डायरेक्टर कोहली साहब का 4th असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैंने देखा कि यार 11:30 बज गए, 12 बजने वाले, शूटिंग शुरू नहीं हुई है, एक भी शॉट नहीं हुआ। कुछ लोग तो वहां गप्पे मार रहे हैं, कुछ वहां चाय पी रहे हैं, कुछ वहां पत्ते खेल रहे हैं, कुछ तो पीछे सो गए हैं वर्कर। काम नहीं हो रहा। मुझे क्या पता, मेरा पहला दिन मैं बड़ा परेशान। तो एक दरवाजा खुला और कोहली साहब चिफ्ट में गुस्से में लाल घंटे में भाग निकले। क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो अपने आप को? शूटिंग की डेटें देने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई है। पहले इसकी तबीयत नहीं खराब हुई, जब मैंने इसको 25 लाख का चेक घर भेजा तब भी तबीयत खराब हुई, 50 लाख का कैश घर भेजा तब भी तबीयत खराब हुई। मेरी शूटिंग आ गई है, सेट खड़ा हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई है। ये जानते नहीं किससे पंगा ले रही है। आई एम कोहली। मैंने कहा 2 बार भी बोल रहे हैं, इंदर बोल ना यार। आई एम कोहली। मैं इसका चेयरमैन हूँ, इसका प्रेसिडेंट हूँ, इसका सेक्रेटरी हूँ, इसको इंडस्ट्री से बाहर कटवा दूंगा, इसका कैरियर बर्बाद कर दूंगा। राज फैक्ट्री पता क्या रहती है? शेरीमाला। नहीं सर मुझे नहीं पता कहाँ रहती है शेरीमाला। मेरी गड्डी ले, मेरा ड्राइवर ले, और कहाँ से लेगा विजय तेंदुलकर जी के नाटक का, इस नाटक का ही चयन क्यों किया सर आपने? इस नाटक का चयन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये एक चैलेंज था। किसी भी एक्टर के लिए एक मोनोलॉग करना एक चैलेंज होता है अपने करियर में। और इतने बड़े राइटर विजय तेंदुलकर साहब, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उनका नाटक मुझे करने का मौका मिला। और उसके बाद जो डायरेक्टर हमारे हरबंश सिंह, उनको ये कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर कि मैं इसको निभा पाऊँगा, वो मेरे पास ये नाटक लेकर आए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको किया जाए तो ये एक यूनिक चीज़ बन सकती है। और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो वो अपने आप जो कैरेक्टर, जैसे इसमें तकरीबन 24 कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, तो कैरेक्टर शेप लेने लगे एक के बाद एक। और फिर उनका जो पूरा, जब उनका एक संगम हुआ, सबका मिश्रण हुआ, तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ निकल के सामने आई। तो अब बहुत कई सालों से कर रहा हूँ मैं, और आज यहाँ दिल्ली में श्रीराम सेंटर में ये नाटक हो रहा है दिल्ली वासियों के लिए। मेरा ख्याल 3री-4थी बार यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। इतने सारे कैरेक्टर को आपने एक साथ किया, तो उस रिहर्सल का क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव रहा? इसकी रिहर्सल तो मैं ऐसे करता था कि मैं जब मैं नाटक को तैयार कर रहा था तो मैं किसी भी को भी पकड़ लेता था। अच्छा। अपने यार तो, जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम्हें पकड़ लिया, 1 मिनट यार तुम्हारे 15 मिनट हैं, जरा सुनो मेरी बात सुनो, तो मैं तुमको सुनाता था, है ना, और तुम्हारे चेहरे के भाव पड़ता था कि तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ हो और कहाँ कहाँ मुझसे छूट रही हो, यू नो, कहाँ कहाँ तुम
बोर हो रही हो, तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करता था कि अगर ये ऐसे इसको बोर हो रही है तो क्या इसको निकाल देना चाहिए या इसमें कुछ और ऐसा डालना चाहिए जो, लेकिन राइटर की राइटिंग की पैराफेरी के अंदर, राइटर की राइटिंग से बाहर जाकर नहीं। राइटर की जो राइटिंग है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ माई जोक, यू नो। वो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि जो तेंदुलकर साहब जो कहना चाहते हैं मेरे ज़रिए या नाटक के ज़रिए इस दुनिया को, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस वो करता गया लोगों को, अपने यारों दोस्तों को, करीबी दोस्तों को, अपने बच्चों को, फैमिली को, करीबी दोस्तों को, और फिर धीरे 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 करके, क्योंकि 2 घंटे का है तो 15-15 मिनट कभी इसको सुना, कभी उसको सुना, कभी और दिल्ली के ऑडियंस के लिए कि आपका क्या कोई मैसेज, मसाज के लिए मैसेज? मसाज करते हुए मैसेज। मैं दिल्ली के ऑडियंस के, मेरा यही मैसेज है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली के ऑडियंस ने भी घरों से बाहर निकलकर टिकट खरीद कर नाटक देखने शुरू किए हैं, और ये बड़ा अच्छा साइन है। और फ्री के पास ना लिए करें, टिकट से ही नाटक देखा करें, तो नाटक देखने का और मज़ा आएगा और नाटककार को भी मज़ा आएगा। और दिल्ली के ऑडियंस बहुत ही वाइब्रेंट ऑडियंस है, बड़ी कमाल की ऑडियंस है और बड़ी रिसेप्टिव ऑडियंस है। मतलब जैसे कि खड़ी रहती है कि हाँ, एक बॉल हमें फेंको और हम पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, यू नो। तो वो एक ऑडियंस में क्वालिटी है दिल्ली के ऑडियंस में, जिसलिए मुझे बार बार मज़ा आता है यहाँ पर नाटक करने में, क्योंकि ऑडियंस रिएक्ट करती है तो आर्टिस्ट का, जो कलाकार का दिल और बड़ा होता है। अरे बाप रे, पहले दिन मैं इतना बड़ा काम करूं? मैं तो श्रीमाला के घर पे जाऊं और घर से उठा के लाऊं? बॉस ने कहा तो काम तो करना पड़ेगा। गाड़ी चली और पाली मिल के बहुत बड़े बंगले के बाहर जाकर रुकी। बड़ा लोहे का गेट, दरबान बैठा हुआ था। अंदर गए तो अंदर बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, कीमती साजो सामान से सजा हुआ। इसको देख के मैं समझ गया कि किसी फैंग शुई वाले ने काफी चूना लगाया मैडम को। तभी एक साउथ इंडियन आया आगे, आप इधर में चुपचाप करके बैठे ना, मैडम रेडी हो गया। बैठ गए सब चुपचाप, नीचे मखमली कारपेट, मेरे पांव धंसे जा रहे। तभी सामने का दरवाजा खुला और उसमें तो चार बड़े बड़े सेशन कुत्ते मुझ पे लग के, एक मेरा हाथ चाटता है, मेरा मुंह चाटता है, डोंट वरी, ये काटता है नहीं। मैंने कहा काटता नहीं, वो चाटता तो है ना यार, हटाइए। चुन्नू मुन्नू गुड्डी बबली आना। चुन्नू मुन्नू गुड्डी बबली, ये कुत्तों का नाम है? अरे वो कुत्ते नहीं बोलना, मैडम गेट वेरी एंग्री। मैडम का बच्चा लोगे, दो बाबा दो बेबी। ये मैडम के प्लेट में खाना मैडम के बेड पे सोने। तभी सामने दरवाजा खुला और श्रीमाला जी बाहर निकली। वाह क्या बात है, बेजोड़ हसीना, अटूट सौंदर्य, वाह। मैंने देखा तो बस मैं देखता ही रह गया, पर उसने मुझे ऐसे देखा कि ये गंदी नाली का कीड़ा मेरे घर में क्या कर रहा है। कौन है? मैडम आपको शूटिंग से लेने को आया। How dare you come inside my house? How do you come inside? आप मेरे घर रूम बनाना वॉचमैन के साथ, आप लोग क्यों नहीं बैठते? वही क्या? Oh my God! ये मैं इतना गंदा जूता लेके आप कारपेट पे आया। ये this police is a stupid fellow. He's such a funny people to fight with. चल। मैंने भी मन में कहा डांट ले, जितना मर्जी डांट ले, तुझे घर से लेके जा रहा हूँ, तो बड़ा काम किया है मैंने आज। डांट ले। मुझे लगा हमारी गाड़ी जब घुसेगी स्टूडियो में, पुलिस साहब भागे आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। गाड़ी स्टूडियो में घुसी, पुलिस साहब भागे आए और पुलिस साहब ने गले भी लगाया, पर मुझे नहीं, श्रीमाला। मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मेरा पुत्र। विजय तेंदुलकर ने इस नाटक को लिखते वक्त इसकी परिकल्पना को एक सोलो शो के रूप में नहीं, बल्कि अपने दूसरे नाटकों की तरह उन्होंने इस नाटक में कई किरदारों की रचना की। लेकिन इस नाटक के निर्देशक हरिवंश सिंह और राकेश बेदी ने सारे किरदारों को एक ही में समाहित कर दिया। बहुत सारे कैरेक्टर को एक अकेले अभिनेता से मंच पर प्रदर्शित कराना सचमुच एक चुनौती भरा काम था, जिसे राकेश बेदी ने बहुत आसानी से निभाया। तो मैं बन गया था कोहली साहब का चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर। वैसे बाय द वे आप लोग चौथे असिस्टेंट का मतलब समझते हैं?
अरुण जी समझता? चौथे असिस्टेंट का मतलब होता है बिना पैसे का फ्री। सब काम करो, अरे ट्रक आ गया है सामान लोड करो, अरे टेम्पो जा रहा है सामान उतारो, हीरो की ड्रेस नई ड्रेस लेकर आओ, हीरोइन की नई ड्रेस लेकर आओ, अरे मेहमान आए कुर्सियां ला के दो, चाय के लिए बोलो, शाम को पुलिस आपको ड्रिंक बना के दो, जब वो पी के गिर जाए गाड़ी में डालो और घर छोड़ के आओ। सब काम करो, लेकिन भैया पैसे मत मांगो। प्रतीक आर्ट्स थिएटर 1996 20 दिसंबर को हमने स्टार्ट की थी और उस नाटक के पहला नाटक था उसका हाय राम हे राम आत्माराम। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट लेवल कंपटीशन एक प्ले किया था, उसका नाम था यहाँ अमीना बिकती है। उसके बाद किया घरौंदा, फिर फंदी, एक प्रश्न मृत्यु, महाभोज और गधे का ब्याह और उसके बाद मसाज। चूँकि मसाज एक पात्री था इसलिए राकेश जी को जब अप्रोच किया हमने तो उन्हें पसंद आया। एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि विजय तेंदुलकर साहब ने ये नाटक लिखा था। तो इस तरह से ये मसाज की यात्रा शुरू हुई। सर जैसे कि सोलो परफॉर्मेंस है, इस तरह एक साथ इतने सारे कैरेक्टर को आपने एक ही कैरेक्टर में कैसे पिरो दिया? जब पहली बार मैंने ये नाटक पढ़ा था तब मैं पढ़ते पढ़ते हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा और मैंने इसमें ये किया कि अलग अलग आवाज़ें देनी शुरू की थी। जैसे उसमें वो आया आती है या पांडे जी हैं या जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो पहले मैंने सोचा कि इनको अगर अलग अलग आवाज़ें दे दें, और चूंकि मैं भी खुद एक छोटा बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ तो मैंने ये देखा कि आवाज़ें अगर अलग अलग करते जाएंगे तो मॉड्यूलेशन का एक बहुत बड़ा प्ले, यानी मॉड्यूलेशन इस प्ले में यही है कि मॉड्यूलेशन बहुत ज़ोरदार होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कॉस्ट्यूम चेंज करते रहें, तो हमने लाइट के जरिए और थोड़ा बहुत म्यूज़िक का सहारा लेते हुए हम लोग ने मॉड्यूलेशन करते हुए इस सभी कैरेक्टर्स को आवाज़ दे दी और आवाज़ देने के बाद ये नाटक बहुत अच्छा चल रहा है। इस नाटक की ऐसी क्या कहानी है जो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे, आपने इसी को क्यों चुना? आज क्या है कि मैं समझ रहा हूँ कि हर गांव कस्बा या जितने भी शहर हैं सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। हर आदमी ये सोचता है कि हमें हीरो बनना है, लेकिन हीरो तो ठीक है, हीरो बनना है सब चाहते हैं, सब सोचते भी हैं, लेकिन होता नहीं कि सक्सेस तो सबको नहीं मिलती है। तो सफलता मिले नहीं मिले इसलिए पहले सोच लो कि भाई आपको कितने तक सफल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज है मसाज के द्वारा कि हर आदमी हीरो नहीं बन सकता है और हर आदमी विलन भी नहीं बन सकता है। वो एक मैसेज हम देना चाहते हैं इस नाटक के तहत, क्योंकि आज बाढ़ सी आ गई है, बस एक्टिंग करना है, फिल्म में गाना, नेम करना है, फेम करना है। भाई नाम कमाने के और भी तरीके हैं, तो लेकिन हर आदमी एक्टर नहीं बन सकता और हर आदमी एक्टर बन भी सकता है। दोनों ही बातें थी, लेकिन उसके अंदर कितनी पॉजिटिव थिंग है या कितना एटीट्यूड है, कितना उसके अंदर किस तरह के वो कामयाबी बने उसमें। और राकेश सर ने उस कैरेक्टर को आपकी जो सोच थी वहाँ तक कैसे पहुँचाया? हालांकि राकेश जी के बाद जब मैं पहली बार गया था, हालांकि उनके साथ मैं एक प्ले करना चाहता था, जिन लाहौर नहीं देखा, जो मैंने पहले स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए किया था। तो उस वक्त वो शायर के रोल के लिए मैंने उनको अप्रोच किया था, तो किसी कारणवश वो प्ले हम लोग नहीं कर पाए। तो राकेश जी के साथ एक अच्छी मित्रता बन गई थी, तो मैंने सोचा था कि यार इनके लिए कुछ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्ले। और जब पहली बार मेरे पास ये प्ले आया तो राकेश जी ही मेरे दिमाग में आए थे। मैंने विजय तेंदुलकर साहब को जब कहा भी था तो उन्होंने कहा कि वो न्याय कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, वो जितने मैंने वो जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। वो जैसे कि फिल्मों में या सीरियल में दिखते हैं वो कॉमेडी करते हैं, इस तरह का ऐसा उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। इस तरह की कॉमेडी वो जिस तरह करते हैं, मैं भी जब उनके परिचय में आया था तो तब उसको लगा था मुझे कि ऐसा, लेकिन जब मैं उनसे मेरा परिचय हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति ही बहुत अच्छे कर सकते हैं और उनका जो डाउन टू अर्थ एक नेचर है वो मुझे बहुत भा गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इनके साथ एक प्ले मैं ज़रूर करूँगा और मसाज के लिए फिर हमने अप्रोच किया। एक अकेले अभिनेता को 2 घंटे तक दर्शकों को बांध कर रखना आसान नहीं होता, लेकिन राकेश बेदी ने अपने कुशल अभिनय और मजबूत डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को पूरे समय बांध कर रखा। सर गुड इवनिंग सर। सर आपसे एक अर्जेंट काम है सर, एक बहुत अर्जेंट काम है सर, प्लीज सर, बहुत अर्जेंट काम है। मनोदास ने की इच्छा है, मनोदास पुत्र की इच्छा है, पैसे नहीं मंगने मनोदास की इच्छा है। सर पैसे की बात नहीं है सर, मैं कैसे बताऊं सर, मैं एक्चुअली सर मैं ना सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैं यहाँ पर मैं एक्टर बनने आया था सर, मैं आपको कभी बोल नहीं पाया सर। मुझे कोई भी छोटा मोटा रोल मिल जाता तो मैं लगा था मैं अपना कैरियर अपने आप। यार तू बंदा है कि नहीं, आदमी है कि पजामा, तो बेटा बताना चाहिए ना, एक्टिंग और सॉन्ग है, मुझे क्या समझना है। हमने जो पिछली फिल्म बनाई ना
है सपनी की हैवानियत, वो सी क्लास सेक्टर में सुपर हिट हो गई है। अभी हम उसका सीक्वल बना रहे हैं, सपनी की इंसानियत और सांप की मोहब्बत। तो उसमें एक रोल है, एक सीन है, गली का गुंडा मुंडा हीरोइन का भाई है, एक सीन है और हाईलाइट क्या सीन है, ओए होए होए, वो तू कर ले फिर तू निकल जाए, उसके बाद तू स्टार है, जाओ बेटा जाओ खेलो जाओ। लो जी, मुझे लगा मुझे एक्टिंग का ब्रेक मिल गया। एक्टर को ब्रेक मिलता हूँ क्या करते हैं, कहाँ जाता है, सीधा जिम में जाता हूँ। मैं भी सीधा जिम में गया, बॉडी बनाई और पुलिस साहब के सामने, पुलिस साहब ने देखी मेरी बॉडी, ओ यार हैप्पी, वो तेरी बॉडी तो बड़ी हो गई है, कल तेरा रोल भी बड़ा हो गया, पहले तेरा एक सीन था अब तेरे 3 सीन है, 3 सीन, रोल बड़ा हो गया, हम वापस जिम में। सैंडो बनियान पहनी, फिर पुलिस साहब के सामने, हैप्पी तेरी बॉडी तो और बड़ी हो गई है, पहले तेरे 3 सीन थे अब तेरा गाना भी है, तेरी सारी शूटिंग स्विट्जरलैंड में है, वो पासपोर्ट दिखा रहे ना। स्विट्जरलैंड पासपोर्ट, मैं और स्विट्जरलैंड पासपोर्ट किसके पास था, एक दलाल को पैसे दिए बनवाया और जमा करा दिया और घर में सब चिट्ठियां लिख दी, माँ बाप यार दोस्त भाई बहन, आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड, शूटिंग अ फिल्म इन द स्विस आल्प्स, आई एम शूटिंग अ फिल्म इन स्विट्जरलैंड। शूटिंग की डेट आई तो मालूम पड़ा कि सारे पासपोर्ट चले गए, मेरा ही चल गया। तो मैं गया कोहली साहब के पास, एक्सक्यूज मी सर, सर आपने कहा था सर पासपोर्ट बनवा ले, मैंने उसे बनवा लिया था, मैंने जमा भी करा दिया था ऑफिस में, अब यूनिट तो परसों निकल रहा है, मैं क्या बाद में जा रहा हूँ सर, एम आई ज्वाइनिंग देम लेटर ऑन? नहीं यार पुत्र, क्या है तेरा जो रोल है ना, वो पहले छोटा सा रोल था, एक सीन का था, रोल गली का गुंडा है, हम लिखते हैं कि रोल बड़ा हो गया, 3 सीन का बता रहे थे, 3 सीन का हो गया था, और लिखा तो बेटा फिर उसके बाद शहर का गुंडा हो गया, फिर और लिखा फिर और बड़े शहर का गुंडा हो गया, फिर और लिखते लिखते इंटरनेशनल डॉन का रोल कर दिया बेटे। अब इतने बड़े रोल के लिए मुझे इतना बड़ा स्टार लेना पड़ेगा, नहीं तो फिल्म तो मेरी फ्लॉप हो जाएगी ना। एक आम आदमी के अपने सपने को पूरा करने के लिए किए गए संघर्ष को हास्य के माध्यम से इस नाटक को दिखाया तो जरूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शकों पर एक टीस छोड़ जाता है। रंगमंच आजकल में हम आपको इसी तरह के कार्यक्रमों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।